बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। इस सर्द मौसम में यूं किसानों का सड़क पर धरना देना, आंदोलन करना और सड़क पर ही सोना अब सालने लगा है। आखिर क्यों 15 दिन में हम उस बड़ी जमात का मुद्दा नहीं सुलझा सके जिसे देश की रीढ़ कहा जाता है। किसानों के आंदोलन को तेज करने के फैसले के बाद भी ये मामला अब तक सुलझता हुआ नहीं दिख रहा। मीडिया के सामने आए सरकार के मंत्रियों ने कहा कि हमारा कोई ईगो नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि आखिर निकलेगा इसका हल या फिर नहीं, और निकलेगा भी तो कब? बात इसी पर चर्चा, इसी पर आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ऑनलाइन टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़े, उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। तो इंतजार और सिर्फ इंतजार ही हो रहा है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। मनोज मिश्रा जी बीजेपी से, कांग्रेस से हमारे साथ ओमकार नाथ सिंह जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से नाहिद लारी खान हमारे साथ हैं, रालोद से रोहित अग्रवाल जी हैं, भारतीय किसान यूनियन से आलोक वर्मा जी। अमिताभ जी चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर, 15 दिन बीत गए, दिन रात सड़क पर, ऊपर से तापमान लगातार लुढ़क रहा है। सर्द रात में सड़क पर लगा बिस्तर और सीट के ऊपर सिर्फ आसमान सोचकर ही डर लगता है, लेकिन समाधान निकल नहीं रहा। देखिए, आज जब हम बैठे हैं यहाँ चर्चा के लिए, उस वक्त की ताजी स्थिति ये है, सरकार ने, केंद्र की सरकार ने स्पष्ट किया है कि तरमीम कर सकते हैं, ऑल्टरेशन मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं इन कानूनों में। ये कानून वापस नहीं होंगे। उसके उत्तर में किसान यूनियंस का जो एक साझा प्लेटफॉर्म है, आज जब पीयूष जी, नरेंद्र सिंह तोमर, इन लोगों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार का यह मत सार्वजनिक किया कि कानून वापस नहीं होंगे, किसी स्थिति में कुछ तरमीमी हो सकती है, कुछ बदलाव हो सकते हैं। उसके तुरंत बाद किसान संघों के प्रतिनिधियों ने उस पर अपना उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री से हमको मतलब नहीं, हम प्रधानमंत्री जी को 10 तारीख तक का समय देते हैं। 10 तारीख तक प्रधानमंत्री जी अपना उत्तर हमको बता दें, ये तीनों कानून वापस होते हैं या नहीं, होंगे या नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता तो किसान संघों ने कहा कि तब हम देश में सारे किसानों का आह्वान करेंगे कि वह रेल की पटरियों पर आ जाए। स्थिति यहां पहुंच गई। हम लोग अभी भी स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं रहे। मंत्री अप्रासंगिक हो गए। अब कृषि सचिव का कोई रोल बचा क्या, बताइए? बोले जी अंडर सेक्रेटरी आए थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी गए थे, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, उनका कोई मतलब रहा क्या किसी कल्चर में? किसान ने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि 10 तारीख तक अपना उत्तर भाई हमको बता दीजिए। और प्रधानमंत्री जी के बाद की जो हायरार्की है सरकार में, उसमें मंत्री आते हैं, उन्होंने अपना उत्तर बताया किसानों को कि वापस नहीं लेंगे, कुछ रद्दोबदल हो जाएगा, आओ तो बैठ के बात करें। अब जो बात शुरू हुई थी टिकरी बॉर्डर से, सिंघू बॉर्डर से, वो बात जा रही है रेल की पटरी पर। यह सबसे खतरनाक मोड़ होगा भारत के लिए। मैं चेतावनी देने आया हूं, अनुरोध करने आया हूं। अगर कभी तंत्र और लोक में ठन जाए तो लोकतंत्र की मर्यादा क्या कहती है, क्या होना चाहिए? मैं जिस लोकतंत्र की परिभाषा को जानता हूं, मैं उसके आधार पर कह सकता हूं कि जब तंत्र और लोक में ठन जाए, आमने सामने आ जाए, तो तंत्र को पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि अंततः और प्रथमता, फर्स्टली एंड लास्टली, ये सारी व्यवस्था लोकशाही में लोक के लिए है।
संविधान की पहली पंक्ति पढ़िए, क्या लिखा है मनोज बाबू उसमें? उसमें ये नहीं लिखा बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें ये नहीं लिखा बी द बाबूज ऑफ इंडिया, उसमें ये नहीं लिखा बी द आईएएस आईपीएस ऑफ इंडिया, आईएफएस ऑफ इंडिया, नहीं लिखा। उसमें यह भी नहीं लिखा बी द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कॉर्पोरेट्स ऑफ इंडिया ना। भारत के संविधान ने लिखा पहली पंक्ति, हम भारत के लोग इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं। खुद लागू को थोपा नहीं किसी ने। भारत के जनमन ने अपने लिए खुद एक व्यवस्था बनाई, उसको स्वीकार किया, उसको नाम दिया संविधान। अंग्रेजी में कहा बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सर्वोच्च सत्ता तो फिर वही है, पीछे हटना चाहिए तंत्र को। और जहां जहां लोकतंत्र में इस मर्यादा का उल्लंघन हुआ, उन देशों में विद्रूप परिस्थितियां देखी गई। एक बात मेरे मन में आई, नई है, मेरे ख्याल से आलोक वर्मा को अच्छी लगेगी, और राजनेताओं को अपने ऊपर कुछ देर शर्म आए ऐसी परिस्थिति पैदा होगी इस बात से। हालांकि वो मुश्किल है आना, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति पैदा होगी। ओंकार जी, कांग्रेस भाजपा सपा बसपा छोड़ो, आज से 211 साल पहले, कितना 211 साल पहले लॉर्ड मेयो जब यहां वाइसराय हुए तो उन्होंने भारत के किसानों पर पहला अधिकृत सरकारी अध्ययन कराया। मनोज मिश्रा जी, आप भी लिखने पढ़ने वाले आदमी, समझ लो, पार्टी में बताना। उस रिपोर्ट में कहा गया आज से 211 साल पहले की, तब न भाजपा थी, न कांग्रेस थी, न जनसंघ था, न लोकदल था, न कोई दल था। क्या उसमें कहा गया कि भारत का किसान दुर्दशा से अभिशप्त है। भारत के किसान को अपनी फसल का 1/6 मूल्य मिलता है। कितना? 1/6। कुछ जमींदार ले जाती, कुछ सरकार जिले इलाही ले जाते, कुछ बिचौलिए खा जाते, और कुछ पाला और बाढ़ और सूखा मार देता। मनोज जी सुन रहे हो ना? यह बात 211 साल पहले कही थी। उनको तोमर साहब को पता होना चाहिए, ये मंत्री हैं, कुछ पढ़ें, चीजों को समझे। उसके बाद मालूम भारत में क्या हुआ? नाहिद, आप भी सब सुनो गौर से, आप भी अपनी पार्टी में कभी चर्चा करो। गाल बजाने भर से राजनेताओं के कोई परिस्थिति बदलती नहीं। 41 वाइसराय बदल गए अंग्रेजी राज में, 41 वाइसराय बदल गए। देश आजाद हुआ, 14 प्रधानमंत्री बदल गए, 17 सरकारें बदल गई। किसान की फसल का मुद्दा आज तक हल नहीं हुआ, आज तक हल नहीं हुआ। और एक बात कह के मैं राजनेताओं के पास आऊंगा। लॉर्ड मेयो की पहल पर बनी कमेटी, जिसमें डलहौजी भी थे, जिनके नाम पर एक जगह का नाम है डलहौजी, शायद हिमाचल प्रदेश से कहा। उस रिपोर्ट में एक बात और कही गई थी। जो लोग ये कहते हैं कि भारत का किसान अनपढ़ है, उसको क्या पता, एबीसीडी जानता नहीं, हम लोग काबिल हैं, नेता हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, सांसद हैं, हम ज्यादा दिव्य ज्ञान से ओतप्रोत हैं। उन सब लोगों के कान खोलने के लिए उस रिपोर्ट का एक अंश बताता हूं। मनोज बाबू, वो भारत के लोग नहीं थे जो रिपोर्ट दे रहे थे, और उनको वोट भी नहीं लेना था किसान से, क्योंकि तब वोट था ही नहीं। ठीक, उन्होंने क्या लिखा है मालूम है? उसमें लिखा, उसका हिंदी तर्जुमा पढ़ता हूं। भारत का किसान, ये अंग्रेज लिख रहे 211 साल पहले, भारत का किसान दुनिया में सबसे अनुभवी और योग्य किसान है। फिर दोहराता हूं, 211 साल पहले अंग्रेज लिख गए, भारत का किसान दुनिया में सबसे अनुभवी और योग्य किसान है।
और आज बाबू क्या मान रहे, कह रहे ये तो ढोर हैं, इनको अकल ही नहीं। वो अंग्रेज बेवकूफ थे। मुझे लगा ये बात भी आज सामने आनी चाहिए। आलोक वर्मा जी, पाला बहुत गहरा होता जा रहा है, शार्प होती जा रही है पालेबंदी। अभी तक अल्टीमेटम में प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं होता था नाम से। आज पहली बार किसान संघों ने कहा कि हम बीच में किसी से बात नहीं करना चाहते, हम प्रधानमंत्री जी से कहते हैं 10 तारीख की रात तक हमको आप अपना निर्णय बता दो, नहीं तो हम भारत के लोगों से कहेंगे रेल की पटरी पर आओ। ये तो परिस्थिति बड़ी चिंताजनक हो रही है आलोक वर्मा। जी देखिए अमिताभ जी, हम आपको बताएं कि 27 नवंबर से देखिए देश का किसान जो है दिल्ली की बॉर्डर पर बैठा हुआ है जी। और सरकार ने ये भी देखो, सरकार ने जब बुलाया, जिस टाइम बुलाया, जहां बुलाया, हम किसान वहां गए। अच्छा एक चीज आप ये बताओ, सरकार जो है बार बार हमें सिर्फ संशोधन की बात करती है, अब फायदे का कानून नहीं है, आप इसको वापस ले लीजिए। और अमिताभ जी मैं एक चीज बताऊं, ये फैसला जो कानून वापसी का है, ये अब किसान नेताओं का या उनके यूनियनों का नहीं है, ये फैसला अब देश के किसान के हाथ में है। और इस देश का किसान कह रहा है कि ये फैसला वापस होना चाहिए, ये बिल वापस होना चाहिए। आप हमारे लिए नया बिल लेके आओ, उसमें हम लोगों की राय लीजिए और उसके बाद बिल लेके आओ। अमिताभ जी मैं इसके लिए आपको बताऊंगा कि एक भूमि अधिग्रहण कानून बना था कांग्रेस की सरकार में। जी हाँ, सुमित्रा महाजन थी इन्हीं की नेता, और उस पे जो है बिल लाने से पहले 20-22 बार बैठकें हुई और उस कानून को इतना बढ़िया बनाया गया कि लोगों को वो पसंद आया, उस पर इतना गतिरोध नहीं उत्पन्न हुआ। भाई हम भी यही चाहते हैं कि आप हमारी आय दोगुनी करना चाहते हो, अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी है। हम ही लोगों ने आप कोर्ट देखकर दिल्ली में बैठाया और पहली बार से ज्यादा ताकतवर इस बार बैठाया। तो हम चाहते हैं कि भाई आप हमारे लिए जो कानून बनाओ उसमें हम लोगों को भी शामिल करिए। और अमिताभ जी एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, आप पूछेगा कि चलो किसान देश का मान भी ले कि इस बिल से हमें बहुत फायदे हैं, तो 5 जून से आज 10 दिसंबर तक, 5 जून को यह कानून लागू हो गया, 10 दिसंबर आज है, हमें सरकार का कोई प्रवक्ता यह बता दे कि इससे एमएसपी कितने देश के किसानों को बढ़ के मिली और कहां एमएसपी से ज्यादा फसल बिक रही है, बता दें, ये भी बता दें। बहुत चिंता की बात है भाई, फायदा है इसमें तो ठीक है, फायदे में ही हम पूछ रहे हैं कि बता दो हमें कहां ज्यादा बिक रहा है और कितने किसानों को एमएसपी का इसका लाभ मिल गया। ठीक बात है। मैं सीधे मनोज जी के पास चलता हूं, क्योंकि किसान ने सवाल उठाए, सत्ता को उत्तर देना चाहिए, बाकी लोग तो अपनी अपनी टिप्पणी करेंगे। ना वो किसान है ना वो सत्ता है, बाकी जो मेरे मित्र हैं बहस में। मनोज बाबू, जो बात इन्होंने कही वो बात तो आप जवाब दो ही। ये क्या स्थिति है कि रेल की पटरी तक आंदोलन जाने को मचल रहा है और हम लोग उसकी गंभीरता नहीं समझ पा रहे। एक दूसरा, सिनेमा के बड़े एक्टर हैं सलमान खान, है ना, उनके पिता हैं सलीम साहब। उन्होंने एक बार बताया कि बहुत शुरू में वो एक हीरो बनना चाहते थे तो हीरो तो नहीं बन पाए, छोटा रोल एक फिल्म में मिला। उस शूटिंग में उनको जूता पहनना था घुटनों तक, जो आता है ना बड़ा वाला जूता, तो कोई बच्चा गया, डायरेक्टर ने भेजा, वो ले आया 2 नंबर छोटा और ठूस ठास के उनके पाँव में घुसा दिया। अब वो निकले नहीं, शूटिंग तो खत्म, 1 मिनट का शो था। अब वो वैसे पहन के घर आ गए, वैसे पहन के सो गए। अब कटवा दे तो डायरेक्टर कहे कि मेरा पैसा खराब हो गया, और सुबह पांव फूल गए, अब वो जूता और ना निकले, फिर जूता कटवाया। आप ऐसा जूता फिट क्यों करना चाहते जब वो कह रहे मेरे नाप का नहीं है, और आप कह रहे ना तुम्हें मेरी कसम पहनना यही पड़ेगा? क्यों भाई? 2 नंबर बड़ा जूता बन जाएगा, उसमें कोई आफत आ रही है? संसद हमारी, कागज हमारा, स्याही हमारी, दूसरा कानून बन जाएगा। कानून में कौन सा रोड़ा है? 20,000 कानून हमने रिपील किए और 40,000 बनाए अब तक, 3 और बन जाएंगे, कौन सी दिक्कत है? मनोज जी। जी हाँ अमिताभ जी, आप ये जानते हैं, पूरा देश जानता है, टीवी मीडिया और जो अन्य मीडिया के माध्यम, उसके माध्यम से ये बात पूरा देश जानता है, किसान भाई भी जानते हैं। सही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वो संवेदनशील सरकार है, लगातार किसानों के संपर्क में है, 6 दौर की वार्ता हो चुकी है
और उस 6 दिन की वार्ता में किसानों के सामने सरकार ने कल प्रस्ताव दिया था, किसानों ने उस प्रस्ताव को नहीं माना। सरकार कह रही कि हम प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं उत्तर का। और इस तरह से संवाद, लोकतंत्र में संवादहीनता सबसे खराब चीज है। जबकि इस आंदोलन में संवाद बना हुआ है, भले वो किसी एग्रीकल्चर मिनिस्टर के माध्यम से हो, चाहे पीयूष गोयल जी के माध्यम से हो या प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो। तो पहली चीज तो इसकी सकारात्मक ये है कि संवाद की स्थिति किसानों और सरकार के बीच है। दूसरी बात, शुरू हुई थी बात कि सरकार लिख के देगी एमएसपी खत्म नहीं होगी, सरकार लिख के दे कि एपीएमसी में बदलाव नहीं होगा या उनका नुकसान नहीं होगा, सरकार लिख कर दे कि जमीन जो है उसका कब्जा नहीं करेंगी जो कारपोरेट कंपनियां। तो सरकार ने सब पर बिंदुवार ये बात रखी है और ये कहा है कि एपीएमसी को कमजोर नहीं किया जाएगा, एमएसपी खत्म नहीं होगी और ये लिख के देने को तैयार है। ठीक मनोज बाबू, एक मिनट केवल एक मिनट जी। तो सरकार जब ये हर बिंदु पर लिखने को तैयार है तो ऐसी जिद क्या है कि आप तीनों खत्म कर दीजिए। ठीक है, क्या तीनों कानूनों में एक भी ऐसा कानून नहीं है, एक भी ऐसा विषय नहीं जो किसानों के हित में हो? ठीक है, आपने अपनी बात रखी। मैं एक बात कहूं, जब आप कह रहे हो हमने सब तो इनकी बात मान ली, तो जब इतना बदलने को तैयार हो तो फिर उसको गंगा में बहाओ, दूसरा कागज बना लेंगे लोकसभा में। लोकसभा बैठने में कौन सी मुश्किल है? कोई अमेरिका से परमिशन लेनी है क्या? 3 दिन में लोकसभा करने? अच्छा एक सेकंड, एक मिनट, ये तो आपकी बात का उत्तर था और एक प्रश्न मेरा है, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। संविधान की 7वीं अनुसूची कहती है कृषि उपज का व्यवस्था, ये सब राज्य का एक्सक्लूसिव वो है डोमेन, समवर्ती सूची नहीं है, ये कॉन्करेंट लिस्ट नहीं है, राज्य का विषय है। अव्वल तो आपने कानून बनाया क्यों? केंद्र ने एक, और चलो बना भी दिया, बड़े भाई थे, बनाना था, बोले ठीक मन कर रहा, चलो बना दिया, कोई बुराई नहीं, घर में बड़ों का भी रहता है, बोले बना दिया, ठीक है। तो कम से कम भारत के जो ओंकार नाथ जी इस बात को और पुष्ट करेंगे, भारत के ऐसे विषयों पर जब कानून बनता है तो एक तो वो एडवाइजरी मॉडल का कानून बन सकता है, लागू होने वाला नहीं, एक जो राज्य के एक्सक्लूसिव राइट्स वाले विषय है। दूसरा, उनमें भारत के आधे से ज्यादा राज्यों की स्वीकृति होनी चाहिए, उनकी विधानसभाओं से स्वीकृति होनी चाहिए, तब वो माना जाएगा, ठीक, क्योंकि वो राज्य के अधिकारों को प्रभावित करेगा। ऐसा रास्ता क्यों नहीं अपनाया गया मनोज जी? जी देखिए अमिताभ जी कि कृषि कानून, कृषि जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन उपज पर जो ट्रेडिंग है और जिस पर ये विवाद है वो कंकरेंट लिस्ट का है। आप ये विश्वास करिएगा, आज माननीय कृषि मंत्री जी ने ये अंतर बताया कि जो जमीन जो कृषि विषय वो तो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन जो इसकी उपज पे व्यापार की बात है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, जो चीजें कहती वो कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो कानून बनाए और इसी के तहत सरकार ने कानून बनाया। लेकिन राज्यों को यह अधिकार है वो उस कानून को माने या ना माने अपने यहाँ, जब तक कि आप राज्य विधानसभा का रास्ता नहीं चुनते। अपने 3 कानून बना दिए, पंजाब सरकार ने 3 अपने कानून बना दिए, ये आप थोप नहीं सकते। सरकार ने तो कांग्रेस की सरकार ने अपने कानून बना दिए। ठीक है मनोज जी, मसला यही था। ओंकार नाथ जी, जो मैंने सलमान साहब के वालिद की बात बताई, सुबह स्थिति ये हो गई, पांव जूता बचाओ तो पांव काटना पड़ेगा, पांव बचाओगे तो जूता काटना पड़ेगा, ठूस दिया 2 नंबर छोटा जूता। वो तो अल्लाह की बड़ा शुक्र था कि उनका पांव बच गया, जूता कट के मामला निपट गया। ऐसी स्थिति क्यों करते हैं सरकारें, परिस्थितियां क्यों ऐसी पैदा होती हैं? देखिए, मैं आपसे बात करता हूं, एक बहुत ही काफी बहुमत के साथ में आई है और जनता ने इसे बड़ी आशाओं के साथ चुना था, और आज उसी जनता ने आज इनके ऊपर एक चुनाव प्रश्न लगा दिया है कि ये उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, अगर मान लीजिए किसान जिसके हित के लिए आपने कानून बनाया, आपने पहले कानून बनाया, लोकसभा राज्यसभा में सारे विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया, राज्यसभा में जिस तरह से बिल पारित हुआ लोगों ने धरना भी दिया, लेकिन चलिए आपने उसको नहीं माना क्योंकि आपने कहा भाई हमको जनता ने जिता के भेजा है और हम जनता के हित का कानून बनाएंगे, किसानों के हित का कानून बनाएंगे, चाहे आप जो कुछ करना हो कर लो। वो बात तो समझ में आती है।
लेकिन जब किसान स्वयं कह रहा है इससे हमको नुकसान है, तो आप उसका निदान क्यों नहीं कर देते हैं? उसको वापस लेने में क्या दिक्कत है? और बड़ी खूबसूरती से आप उन सब चीजों को नए बिल में, नए कानून में अगर लाना चाहें तो ला भी सकते हैं उनको समझा के, लेकिन एक बार पहले उनको समझाइए तो कि हम उनके साथ हैं। आप ये क्यों नहीं विश्वास दिला पा रहे हैं? आप एक बात बताइए अमिताभ जी, अभी तक जितनी बार भी जो एमएसपी लागू होती थी उसमें या तो 100-200 रुपए ज्यादा बिकता था उत्पाद, और या 150-200 रुपए कम बिकता था। किसान को कोई समस्या नहीं होती थी। अब की ये पहला चांस है जब ये कानून पास हुआ है। कानून पास होने के बाद 1865 रुपए का धान 900 रुपए में बिका। ये क्यों बिका? ठीक बात, ठीक। इससे हुआ क्या? किसान इससे घबरा गया। उसने कहा ये जानबूझ के दाम कम किए जा रहे हैं ताकि जो 1 बीघा 1.5 बीघा वाले किसान हैं वो ये महसूस करें कि हमको फायदा नहीं हो रहा है और कारपोरेट खेती में चले जाएं। ठीक है। ये व्यापारियों ने इतनी जल्दी इस पर कर दिया जिसकी वजह से हाहाकार बढ़ गया। ठीक बात। अगर इस पर जरा सा भी ध्यान दिए होते हैं तो शायद ये समस्या ना होती। नाहिद लारी, इसका एक ही कारण है कि ये अब सिर्फ जो है हर हालत में इस किसान के ये तीनों कानून को वापस ले, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाए और तब उस पर कोई बात करे। ठीक है। नाहिद लारी, जो शुरुआत में मैंने एक तथ्य सामने रखा, अंग्रेजों का समय छोड़ दीजिए, 14 प्रधानमंत्री और 17 सरकारें बदल गई और सबने माथे पे किसान के नाम का टीका लगाया, उसमें आपकी पार्टी के भी लोग शामिल रहे। ठीक, और वो मुद्दा 211 साल हो गए लिखत पढ़त में, आज तक नहीं सुलझा। अब कैसे हम मान लें कि किसान के लिए ईमानदारी से कोशिशें की गई? नाहिद लारी, आप लोग चाहे लाल किले पर खड़े होकर चिल्लाओ, चाहे कुतुब मीनार पर खड़े होकर चिल्लाओ, उससे कैसे मान लेते? जी अग्निहोत्री जी, 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लाखों की तादाद में किसान सड़कों पर आए हों जैसा कि इस मौजूदा सरकार में हो रहा है। आप देखिए कि सरकार की नियति नहीं लग रही है कि ये समाधान करना चाह रही है। 15 दिन से वही पिटी पिटाई बातें सरकार करी जा रही है, जबकि सरकार को चाहिए कि अविलंब हाउस बुलाएं, 2 लाइन का प्रस्ताव रखें और कानून रद्द करें। आखिर आप देखिए कि सरकार जब संशोधन करने के लिए मान रही है इसी कानून में, तो इसका मतलब कि सरकार ओपनली एक्सेप्ट कर रही है कि कानून में कमी है, तभी संशोधन करने के लिए मान रहे हैं। और फिर किस बात का ईगो? अगर कानून रद्द करने में किस बात का ईगो? अगर ये कानून रद्द कर देंगे तो क्या इनकी सरकार गिर जाएगी? बिल्कुल नहीं गिरेगी। क्या कोई नेशनल लॉस हो जाएगा? कोई नेशनल लॉस नहीं होगा। हाँ, केवल एक लॉस होगा, वो होगा इनके पूंजीपति मित्रों को, बीजेपी के पूंजीपति मित्रों को, जिन्होंने ये जब कानून बना उससे पहले ही आपस में बातचीत करके बड़े बड़े गोदाम खरीदना शुरू कर दिया, तो ये जरूर लॉस होगा। आप देखिए कि पहले सरकार को चाहिए कि कानून रद्द कर दे, उसके बाद कमेटी बनाए, कमेटी में जो एक किसान संगठन हो, एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट हो, और मैं तो कहती हूँ आप जैसे ज्ञानी और जानकार और निष्पक्ष पत्रकार भी शामिल हो जो अच्छे सुझाव दे सके। जी ठीक है नाहिद, ठीक है। रोहित अग्रवाल, एक बड़ा सवाल यहां ये भी खड़ा होता है, एक छोटा सा प्रश्न इस बार आपसे ले, पर बाकी अगले चरण में उस पर व्यापक चर्चा करूंगा, ब्रेक है बीच में। अगले चरण में वो मनोज मिश्रा जी से मुख्य सवाल होगा, शुरुआत आपसे किए दे रहा हूं। भारत 73 साल में ये आदर्श स्थिति क्यों नहीं अपना पाया? जवाहरलाल जी से लेके और आज तक की सरकार, सबको कह रहा हूं कि भारत की सुरक्षा से जुड़े मामलों को छोड़कर सारे मामलों पर बनने वाले कानून लोकसभा राज्यसभा में बाद में आए, पहले जनता के डोमेन में रखे जाएं, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना उन पर गांव देहात चौक चौराहा होटल सब जगह चर्चा हो, फिर जो कंसेंसस देश की बने उस पर काम हो। ये गुपचुप क्या होता भाई? आप लोग क्यों नहीं कभी इस बात को समझ पाए? रोहित अग्रवाल, केवल भाजपा ठीकरा मत फोड़ना, मैंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार से लेके आज तक आज चुपचाप अध्यादेश ले आए रात के अंधेरे में और सुबह उसको कानून में तब्दील कर दिया, जनता जान ही नहीं पाएगी कि ये क्या बवाल हो गया। क्या समस्या क्या है आप लोगों को? रोहित अग्रवाल बताइए, राजनेताओं को क्या समस्या है? पहले पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आए कानून? जी
अमिताभ जी, जो व्यक्ति पीछे हटना नहीं जानता वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। अरे मैंने क्या सवाल मैं इसी पूछा, के क्या साथ जवाब कहना दे? गजबे। चाहूंगा कि टू मच डेमोक्रेसी को हटा के टू मच, मैं उस आपके सवाल पे आ रहा हूं। टू मच प्रॉफिट जहां पे दिखने लगता है, टू मच प्रॉफिट किसी उद्योगपतियों के लिए जब आपको दिखने लगता है, तब आप जनता का भला कैसे करोगे? भाई यहां पे सरकार को टू मच प्रॉफिट फॉर अपने उद्योगपति मित्रों के लिए दिख रहा है, और कृषि कानून के नाम पे, रिफॉर्म्स के नाम पे आप जनता का भला करने की बजाय अपने उद्योगपति मित्रों का भला करने के लिए कानून बना रहे हो। वो कोई भी सरकार रही हो, अमिताभ जी आपके ही क्वेश्चन पे मैं हूं। जब जनता के भले से बड़ा अपना भला दिखने लगे, और इसको भी एक तरीके का भ्रष्टाचार कह सकते हैं कि इस भ्रष्टाचार के अंदर आप कानून ही बदल दे रहे हैं किसी को लाभ पहुंचाने के लिए। जिसके लिए आपने कानून बदला है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो भाई ये तेरे भले का ही है, सच्चाई है कि वो आपके भले का है। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि आप जनता को अपने जुमलों से अब आप फंसा पाए कि नहीं फंसा पाए। यहां किसानों को ये फंसा नहीं पाए, इसलिए ये ट्रैप में फंस गए। ये जो भ्रष्टाचार करना चाहते थे कानून बदल के, वो कानून बदलना इनके लिए इनके गले की हड्डी बन गया। और अब अगर 2 कदम पीछे हट जाओगे तो छोटे थोड़ी ना हो जाओगे। ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप नौकर हो, मालिक थोड़ी ना हो। जनता मालिक है, उसकी सुन लो भाई। अरे ठीक बात है। 2 बातें कह के ब्रेक पे जा रहा हूं। एक तो जैसा रोहित जिशोर बात कह रहे थे, इसको भी सुधारिए, इसमें तथ्यात्मक त्रुटि है इस भाव में। भारत का जो लेटेस्ट सर्वे है वो ये कहता है 66%, 66% किसान परिवारों ने, एक परिवारों का सर्वे होता है भारत सरकार कराती है ना, उस सर्वे की लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है, मनोज जी आप भी सुन लो, 66% किसान परिवारों ने अपनी फसल निजी क्षेत्र में बेची। ठीक, इसलिए ऐसा भी मत कहो, अभी निजी 66% फसल निजी क्षेत्र में गई है, 34% में राज्य और केंद्र सरकार का भंडारण है। इस तथ्य को समझो, इसलिए मैं कहता हूं पढ़ोगे, चीजों को समझोगे तो बेहतर बहस होगी। और बाकी में एक शेर मुझे याद आता, वो कह के ब्रेक में जा रहा हूं, इस तरह किसान जब मेरे चेहरे के सामने, मेरी आंख के सामने होता है उसका चेहरा, तो मुझे लगता है नाहिद लारी, आप उर्दू की समझ रखती हैं इसलिए आपको कह रहा हूं शेर, इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म हैं, आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। ब्रेक के बाद आते तो बात करते हैं। किसान और सरकार के बीच में छोटी छोटी दरारें कैसे बड़ी खाई में तब्दील हो गई। एक तरफ नेता चले गए, एक तरफ सरकारें चलेंगी, तो दूसरी तरफ किसान रह गए। बात इसी को लेकर हो रही है। आज एक बार फिर से सीधे चल रहा है अमिताभ जी के पास। मनोज जी आपसे बात शुरू करता हूं। कृषि का भारत की जीडीपी में योगदान 16% है, ठीक है ना, लेकिन यह बात आपको समझनी चाहिए, भारत का कृषि जगत देश की 43% आबादी को रोजगार देता है। यानी इससे बड़ा कोई सिंगल सेक्टर नहीं जो रोजगार देता हो, कोई भी। ठीक, जब इतनी बड़ी और 60%, लगभग 60% परोक्ष और प्रत्यक्ष आबादी मिला के 60% आबादी इस पर डिपेंडेंट है। ठीक, जब इतनी बड़ी आबादी के लिए पूरा देश ही मान लो, उसके लिए कानून बना रहे थे महाराज, तो ये ज्यादा लोकतांत्रिक नहीं होता कि उसको पब्लिक डोमेन में छोड़ देना चाहिए था। हम दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो पहले पानी में भिगो देते हैं, नहीं उसका ताप निकल जाए। ये क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं किया? एसओएस क्या था? एग्रीकल्चर, अरे भाई एग्रीकल्चर हमको नहीं बताओ, एसओएस क्या था? तात्कालिकता क्या थी कि हम अध्यादेश लाएं? तात्कालिकता, पाकिस्तान आक्रमण कर दे, तत्काल अध्यादेश ले आओ, समझ में आती है। कोरोना को लेकर कोई निर्णय लेना हो, अध्यादेश के जरिए ले लो, तत्काल लो। लेकिन इसमें अध्यादेश का रास्ता क्यों? संविधान ने कहा अध्यादेश विशेष परिस्थितियों के लिए बनाया गया उपाय है। मनोज जी। जी अमिताभ जी, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स की बहुत लंबे समय से इंतजार था।
कोई सरकार साहस नहीं कर पा रही। अरे तो आप इसको आने के तुरंत बाद पब्लिक डोमेन में डाल देते ना इंटरनेट पर। आपने जिस दिन शपथ ली, एक मिनट, आपने जिस दिन शपथ ली उसको इसका प्रारूप इंटरनेट पर डाल देते, 6 महीने बहस हो जाती है। अमिताभ जी एक विनम्र निवेदन है कि बात सुन ले फिर आप अपनी बात जी जी। विनम्र निवेदन ये है कि फिर विधानसभा का क्या मतलब है, लोकसभा का क्या मतलब, ये भी इलेक्टेड बॉडी है और किसानों के द्वारा, जनता के सभी वर्गों के द्वारा इलेक्टेड बॉडी है। ये बनाई इसलिए गई थी कि जो पब्लिक डोमेन का फिल्ट्रेशन है वो संसद में ज्यादा समय लगेगा, ताकि संसद और विधानसभा जल्दी निर्णय लेगी, पहली चीज। दूसरी चीज है कि जो रिफॉर्म्स की बात हम कह रहे हैं, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म का साहस कांग्रेस की सरकार 50-60 साल तक नहीं कर पाई। तो वो भोग रहे हैं। पार्टी की मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर के रिफॉर्म का साहस किया। और एक बात और है कि देर सवेर किसान इस बात को समझेगा, इसी देश का किसान समझेगा और वो स्वागत करेगा। जब वो दिन आएगा तो हम लोग फिर चर्चा रखेंगे, देखेंगे क्या परिस्थिति बनी तो फिर चर्चा में रखेंगे और उसमें बात करेंगे। ओंकारनाथ जी, किसी भी कोण से तर्क की किसी भी कसौटी पर यह बात नहीं उतरती कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, कृषि सुधारों पर एसओएस का रास्ता अपनाया जाए। अध्यादेश मींस कोरामिन का इंजेक्शन, ये तभी लगना चाहिए जब प्राण छूट रहे हों, या इसको और कहें, कोरामिन तो नए लोग नहीं जानते होंगे, पुराने समय का इंजेक्शन था, पता नहीं है कि नहीं है, तो नाहिद और ये लोग नहीं भी शायद आलोक वर्मा जानते हो उसको, तो वेंटिलेटर समझ लो। अरे पेट में जिसके दर्द है उसको वेंटिलेटर पर थोड़ी डाल देंगे। बाकी का रास्ता तो जनमंच है, जनता में चर्चा करो, लोकसभा में बिल बनाओ, लाओ, यही तरीका है ना लोकतंत्र का। ओंकार जी। नहीं अमिताभ जी, आपकी बात से पूर्णतया मैं सहमत हूं कि इसमें सरकार ने जल्दबाजी की और विवेक इस्तेमाल नहीं किया, खाली अपनी करने के लिए कि किसानों का भला हर आदमी चाहता है। कौन नहीं चाहता, कौन सरकार नहीं चाहेगी? हमें आपसे भी ऐसे उम्मीद नहीं कि आप नहीं चाहेंगे, लेकिन आपने जल्दबाजी में जो निर्णय लिया और एक तरफा निर्णय लिया, आपकी समझ से कि वो बहुत फायदेमंद है और आप उस पर कोई पुनर्विचार करना भी नहीं चाह रहे हैं। अरे भाई, जब आप संशोधन करने को तैयार है तो आप उसको वापस ले लीजिए और नया बिल बनाइए। नए बिल में आप संशोधन और जो कुछ भी डालना चाहते हो उसको डाल के किसानों को राजी कीजिए। जब तक जो जिसके बारे में आप बना रहे हैं अगर वो संतुष्ट नहीं है और वो अपना नुकसान आपको नहीं बता रहा है, अब इनको क्या बताया जाए कि जितने भी गांव में परिवार होते हैं वो ज्वाइंट फैमिली होते हैं मोस्टली। एक भाई घर देखता है और 2 भाई बाहर कमाते हैं, तब वो परिवार चलता है। और अगर उस परिवार में कोई समस्या आ रही है, आपके बनाए नहीं बनेगी। आप जिस तरह से आप करना चाह रहे हैं और जिस तरह से आप उसको मार्केट को कैप्चर करके वो करना चाह रहे हैं, उस तरह से सकते ही नहीं चल पाएगा। आप भला करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर्स का, कॉर्पोरेट सेक्टर्स का आप करिए, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन किसान को मार के बचती। ठीक बात, ठीक है आलोक, ठीक है ओंकार भाई। आलोक वर्मा, मेरा सवाल ये, जो बात मनोज भाई ने कही मेरे मित्र ने, उससे मैं आंशिक तौर पर ही सहमत हो सकता हूं, बहुत सम्मान के बाद भी। लोकतंत्र में संसद और विधायिका का सर्वोच्चता है, लेकिन विभिन्न मंत्रालयों की वेबसाइट पर जाइए, मेरी बात मत मानिए, ऐसे ऐसे कानूनों के मसौदे उनमें पड़े हैं 6-6 महीने से, जो कानून जनता के बहुत छोटे से वर्ग से भी ताल्लुक नहीं रखते। क्या उन पे तो डाल दिया वेबसाइट पर 6 महीने के लिए कि सब लोग इस पर राय दो, क्या मसौदे, जिससे देश की 60% आबादी जुड़ रही, 43% रोजगार जुड़ रहा, उसका मसौदा बता देते तो क्या नुकसान था भैया? आज ये सिंगू बॉर्डर तो नहीं होता, जिसको जो कुछ कहना होता उसी मसौदे पर कह सुन लिया होता, सरकार का भी समय बचता, देश का भी समय बचता, किसानों की तकलीफ बचती। आलोक वर्मा। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो अभी सरकार की तरफ से प्रस्ताव आए हैं, हम तब आप इसको समझिएगा। जब ये कानून लागू हुआ था तो सरकार इसके बहुत फायदे गिना रही थी कि भाई इससे पूरे, मतलब इसमें संशोधन की तो बात छोड़ दिए, इसके फायदे के अलावा नुकसान एक रत्ती भर नहीं बताया। अब जब देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है तो उसमें 6 से 7 संशोधन। अब आप सुनिए, संशोधन जो है ये कहीं ना कहीं किसान का पेच जाके फंसा देते।
ये भी समझ लीजिए। और आप एक चीज ये देख लो कि जो एमएसपी की गारंटी जिसके लिए बार बार कहते हैं कि भाई एमएसपी तो कभी गारंटीड नहीं रहा। अमिताभ जी मैं आपको बताऊं, गन्ना एक्ट में आप देख लीजिए गन्ना का रेट और उसका भुगतान सब पूरा कानून बना हुआ है। क्या वो कानून का पालन हो रहा है? नहीं हो पा रहा ना। तो आप वही तो हम कह रहे हैं कि भाई आप कानून बना दो कि कोई उससे नीचे खरीदे तो उसको जेल भेज दो, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दो। देखिए अमिताभ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि देश के किसानों ने एक स्वर में यह फैसला किया है कि यह बिल हमारे हित में नहीं है। बिल लाने से पहले इस पर हमसे कोई चर्चा नहीं की गई, इसलिए आप इस बिल को वापस लो। और जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक देश का किसान दिल्ली से नहीं हटेगा। बहुत शांतिपूर्वक हम दिल्ली में बैठेंगे। और अमिताभ जी 12 तारीख को देश के जो टोल प्लाजा है उनको फ्री कराने का काम होगा। इनके विधायक मंत्री जितने हैं उनके घर पे प्रदर्शन होगा। और 14 तारीख को इस देश का किसान सड़क पर होगा। और मैं आपको बताऊं, इसमें सरकार को इतना ज्यादा वो नहीं सोचना चाहिए। भाई देश का अन्नदाता है, इतना बड़ा वर्ग है, जीडीपी जब आपकी माइनस में चली गई तो कृषि सेक्टर नहीं रखा, तो आप उसको देख के फैसले ले लीजिए। और स्वागत करते हैं अगर सरकार हमसे बिल वापसी में बात करेगी, जैसा भी कहा कि आप बात करिए तो बिल वापसी में बात करेगी तो समय है, अन्यथा कोई मतलब नहीं। किसान 26 जनवरी 15 अगस्त तक इंतजार करेगा। ठीक है, सरकार के पास पूरा समय है। ठीक है, नाहिद मैं फिर मूल विषय पर आता हूं। समस्याएं ऐसे खड़ी होती हैं, मूल पर चोट होनी चाहिए। छोटे छोटे नॉन सीरियस इशू का अखबार में विज्ञापन दे देते हैं आप लोग, सरकारों में जब होते, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, क्या कि फला जी प्रस्ताव है, किसी को आपत्ति हो तो कलेक्टर कार्यालय में पहुंच के चिट्ठी दे, है जागरण में, अमर उजाला में, ठीक। फलाने का संग्रहालय बने कि नहीं बने उसका बिल आना है, वो वेबसाइट पे डाल देते हैं। उससे किसी को ना हानि ना लाभ है। बना दो तो भला, ना बनाओ तो भला। बोले देश भर, हम लोग देश भर की राय ले रहे हैं। जिस कानून से इस देश की आधी से ज्यादा आबादी जुड़ी, उस कानून को जनता के डोमेन में लाने से क्या दिक्कत थी? नाहिद, मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूं अग्निहोत्री जी कि जब ये कृषि कानून इन्होंने बनाया उससे पहले संवाद की जरूरत थी, उससे पहले चर्चा की जरूरत थी। आज ये संवाद की बात कर रहे, 15 दिनों से वही पिटी पिटाई बात कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सत्ता की दादागिरी चल रही है कि जिसके लिए कानून बनाया जिन किसानों के लिए, किसान मुसलसल कह रहा है ये हमारे हित में नहीं है ये कानून, लेकिन सरकार अड़ी हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार बहुत रिजिड है। मैं तो ये कहती हूँ कि सरकार ना किसानों की सुनना चाहती है ना अगर मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है तो सुझाव है आपके माध्यम से कि अगर आप मेरा सुझाव है आपके माध्यम से कि बीजेपी कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की बात को याद करे और समझे कि पंडित अटल जी कहते थे कि सरकार चला तो चल जाती है लेकिन देश चलाना मुश्किल की बात है। जी ठीक बात, इसलिए ठीक सरकार को आऊंगा ओंकार जी, होना पड़ेगा। ठीक है नाहिद, और ये ठीक है, वही अटल बिहारी वाजपेयी है जिन्होंने बीजेपी को 2 से यहाँ तक पहुंचाया, 2 सीट से यहाँ तक अटल जी ने पहुंचाया। तो किसी के ना सुने, अटल जी की बात को समझे ये लोग। जी ठीक है। ओंकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी से कहिए, फिर मैं रोहित जी के पास चलूंगा। जी, आपको अमिताभ जी याद होगा जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी या गुजरात में आंदोलन शुरू हुआ था 71 में, जबकि कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी में आई थी, आंदोलन शुरू हुआ तो उस आंदोलन की भागदौड़ बाद में मोरारजी जी ने उठा ली थी और उन्होंने आमरण अनशन कर दिया था। इंदिरा जी झुकी उनके आगे, उनका आमरण तुड़वाने के लिए प्रेसिडेंट रूल किया और गुजरात में दोबारा चुनाव करवाए। कांग्रेस हारी उसके अंदर, लेकिन लोक की मर्यादा, लोक की सबकी बात की आदर करते हुए उन्होंने उस काम को किया, उन्हें करना चाहिए था। सरकार से आग्रह है कि यही वो करे। जी ठीक है। रोहित आ रहा हूं पास। एक बात मैं ओंकार जी और नाहिद के लिए कहूंगा, विपक्ष में बोलने के लिए थोड़ा बड़ा मैदान मिल जाता है खेलने के लिए। जब जिम्मेदारी कुछ ना हो तो धुआंधार बल्लेबाजी करो, इधर मारो चाहे उधर। सत्ता पक्ष वाले के पास कुछ समस्याएं होती मैं जानता हूं। सबने कहा लोग के आगे, हम ये बात कह सकते हैं लोग के आगे झुकना चाहिए, आप सब लोग नहीं कहो। क्यों? अभी मैं जब बात करूंगा तो मैं 2 उदाहरण देकर बता दूंगा कि आप लोग मत करो लोग की बात। जो सरकार में रहा उसने अपने ढंग से गाड़ी हाँकी। खैर रोहित अग्रवाल, मेरा वही सवाल, बड़े जनता के बड़े वर्ग से जुड़े कानूनों को
पब्लिक डोमेन में लाने के बाद ही, उस चर्चा के बाद ही, कंसेंसस क्रिएट होने के बाद ही विधायिका में क्यों नहीं ले जाया जाए? तमाम मसलों में ऐसा हो रहा है, नॉन सीरियस मसलों में, लेकिन सीरियस मसलों में हम ऑर्डिनेंस के रूट से चले जाते हैं। जी अमिताभ जी, मैं बिल्कुल आपसे 100% सहमत हूं। अगर आप कुछ भी जनता के लिए करने जा रहे हैं तो उसमें संवाद होना बहुत आवश्यक है, और वो करने से पहले संवाद होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं हो सकते कभी भी कि आप सब कुछ भला कर दें। आपके सराउंडिंग्स वैसे भी आपकी चापलूसी में लगे हुए हैं, और आप कहीं ना कहीं बायस्ड हो चुके हैं अपने उद्योगपति मित्रों के कारण। वो जो हवाई जहाज यात्राएं आपने की थी चुनाव के दौरान, उसका कर्ज चुकाना है, तो उसके कारण आपका वैसे भी जो बायस्ड नेचर है वो जनता वो कहीं ना कहीं आपको सही निर्णय नहीं करने देगा। ऐसी स्थिति में अगर आपको जनता की सेवा करनी है तो आपको जनता से संवाद करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए तुम्हारे सर में दर्द है, पेट में दर्द है कि पैर में दर्द है, ना कि डॉक्टर के पास अगर वो सर का दर्द लेके गया है और पेट का ऑपरेशन करके आप कह दीजिए कि तुम्हारे पेट का ऑपरेशन तुम्हारा सर का दर्द। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड फॉर मनोज मिश्रा। स्थिति से बचना चाहिए। ठीक है रोहित, 30 सेकंड फॉर केवल मनोज 30 मिश्रा। सेकंड में। जी देखिए अमिताभ जी, इनसे ये पूछो कि नहीं, आप राजस्थान पूछने के के जो समय ने पंचायत अपनी बात चुनाव कही है। हुए, उनमें से 21 में 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ठीक विजय हुई, जहाँ केवल किसानों ने ठीक, वोट हो डाले, गया, हो गया। जहाँ केवल ठीक, ग्रामीण 30 सेकंड हो गए मनोज जी। ठीक, अमिताभ जी के पास चल रहे संपादकीय ठीक है। टिप्पणी के लिए प्लीज। ठीक है, ठीक है। मैं मनोज जी की अंतिम टिप्पणी से बात शुरू करूंगा। लोकतंत्र में मेरा अनुभव कहता है 3 दशक का मनोज बाबू, कुछ चुनाव जीत लेना, कुछ चुनाव हार जाना इस बात का प्रमाण नहीं कि जनता आपके फैसलों से पूरी तरह सहमत है या असहमत है। चुनाव जीतने के 100 कारण, हारने के 100 कारण। कभी बैठिएगा तो हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। उतना अंदाजा हमको भी हो गया चुनाव के खेल का। इलेक्शन इज ए मैनेजमेंट, इलेक्शन इज ए आर्ट। राजस्थान में क्यों हारे हमको पता है, हमको पता है क्यों हारे हैं। कांग्रेस के 8 मंत्रियों ने अपने घर के नौकर चाकर तक को टिकट दिला दी। हार नहीं था ससुर, करना धरना कुछ नहीं। वहां कोई किसान बिल पे नहीं जीते हो महाराज, हमको ना बताओ कहां कैसी बात कर रहे हो। अशोक जी से मेरी बात हुई थी, छोड़ो उस बातों को। खैर अब बात करते हैं नाहिद की और रोहित अग्रवाल। इन लोगों ने, नाहिद व्यक्ति नहीं, इन्होंने एक बात उठाई कुछ हाँ, ओंकार भाई ने भी उस पर एक उदाहरण दे दिया, मुरारजी वाला। ये सत्ता का सामान्य चरित्र समझ लीजिए। उदाहरण देके कह दूंगा बात। उदाहरण बहुत तेजी से जनता के हृदय तक जाता है। नाहिद जी, आपकी सरकार थी, एक मंत्री ने जघन्य काम कर दिया, प्रदेश भर में, देश भर में थू थू हुई। मैंने कहा इसको हटा दो। बोले हाँ कर तो गलत दिया लेकिन हटाएंगे नहीं, कर तो गलत दिया लेकिन हटाएंगे नहीं। क्यों? उसके जिले में जाति का गणित गड़बड़ा जाएगा। आप कभी टेलीफोन करिएगा तो नाम भी बता देंगे। है सत्ता की जिद ऐसी ही होती है। जानते हैं गलत है लेकिन नहीं मानेंगे। ओंकार भाई ने कहा मुरारजी वाला दृष्टांत, हां सच बात है, ऐसा हुआ था। पूरे देश के पढ़े लिखे संभ्रांत लोगों ने, जिसमें जजेस थे, साहित्यकार थे और बड़े लोग थे लोक जीवन के, उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि आप जिस पिता की बेटी हैं, जिसके लिए कभी मुझसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था व्यक्तिगत बातचीत में कि नेहरू एकमात्र ऐसे नेता हैं कांग्रेस में जो मन से लोकतंत्रवादी थे, उनके ऊपर थोपा नहीं गया, वो मन से डेमोक्रेट थे। उनकी बिटिया बोले मान जाओ ऐसा कदम उठा, नहीं मानी, बोला ना सबको जेल भेजो। जयप्रकाश ने चिट्ठी लिखी, उनसे बड़ा कोई संत हुआ गांधी के बाद, बोले नहीं इस बुड्ढे को भी जेल भेजो, ये भी बवाली है। बोले सीआईए का एजेंट है। क्या भाई वो लोग की मान्यता थी? नहीं ना, ये सत्ता का दंभ होता है। बोले मेरे ठेंगे पे नहीं मानेंगे। अच्छा जी नहीं मानेंगे।
अब रोहित बाबू को भी एक उदाहरण दे दूं, इनको भी उदाहरण जानना तो बहुत जरूरी है। नरसिंह राव की सरकार के समय आपकी पार्टी ने कई खेल किए, कभी इधर कभी उधर, है। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम बदल गया रातों रात, समझिएगा। एक थी भली नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, ओंकार नाथ सिंह कांग्रेस के, उनको पता होना चाहिए, नहीं हो तो पता कर लेंगे। उनको शर्त में जेट सिक्योरिटी मिल गई 3 घंटे में। कितने में? 3 घंटे में जेट सिक्योरिटी उनके घर सीआरपीएफ पहुंच के तंबू लगा दी। क्या इतनी सब डील होने के बाद बोले हाँ जी सपोर्ट करेंगे। 2 घंटे बाद टीवी पे देखा कि वे विरोधी पक्ष के साथ फोटो खिंचा रहे थे, इसे करके विक्ट्री। क्या जनता ने तो नहीं कहा था ऐसा करो, चुन के किसी काम के लिए आए किया कुछ, जनता ने कहा था। वो भी दम्भ है जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाओ, आलोक, तो गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, जो थोड़े चकलसी किस्म के लोग होते हैं गाड़ी चालक, वो लिखवा लेते हैं यूं तो ऐसे ही चलेगी, कि अपनी जान खुद बचाओ, यूं तो ऐसे ही चलेगी। कौन नहीं चला यूं तो ऐसे चलेगी के अंदाज में? इसलिए अकेले अकेले ज्ञान नहीं दो भाई किसी को। ऐसा मत कहो कि नहीं ना हम लोग तो बिल्कुल गौतम बुद्ध थे। सरकारों का काम करने का तरीका एक ही रहा है। व्यक्तियों से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, बहुत फर्क नहीं पड़ता। सरकारें सरकारों के हिसाब से चलती भाई साहब, नहीं तो गांव वाले से जाके पूछ लो, 80 साल के आदमी से पूछ लो कि भाई साहब तुमने चाचा इतनी सरकारें देखी, कुछ अंतर, वो बता देगा। सबसे प्रामाणिक उत्तर वो देगा, ना मेरी मानो ना किसी की मानो। मैं फिर कहूंगा जी, ये लोकतंत्र का तकाजा है, ये भारत के मन का तकाजा है, ये देश की आत्मा की पुकार है। ये टकराव रोका जाना चाहिए, ये टकराव नहीं होना चाहिए भूमिपुत्र के साथ। ये हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है कि किसी को रेल की पटरी पर नहीं जाना पड़े। बहुत विचित्र परिस्थिति पैदा हो जाएगी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इस निर्णय से आप चुनाव हारेंगे कि जीतेंगे, वो आपका भाग्य है, मैं उस बहस में नहीं पड़ता। चुनाव हारना जीतना भारत से बड़ा नहीं हो सकता। सैकड़ों चुनाव आएंगे, सैकड़ों जाएंगे, 5000 वर्ष का भारत है, 5000 वर्ष का। 2600 साल पहले तो बुद्ध हुए थे यहां। आज का भारत है क्या? राजनीति की उम्र कितनी? 5000 वर्ष के भारत में भारत के राजनीतिक दलों की उम्र देखिए तो गर्भ में पड़े हुए भ्रूण के बराबर भी नहीं है। और आप लोग समझते हो कि हम ही देश के मालिक मुख्तार और वो है, हम ही, हमारी ही कलम से देश का भविष्य लिखा जाएगा? नहीं, ये 150 करोड़ लोगों का सामूहिक पराक्रम और पुरुषार्थ है जिसने भारत को भारत बनाया है। और फिर मैं पहली बात को अंत में छोड़ के जाता हूं। लॉर्ड मेयर के अध्यक्ष के पहल पर जो कमेटी अंग्रेजों ने बनाई थी, जिसमें डलहौजी भी थे, उस कमेटी ने मनोज बाबू लिखा था कि अनुभव और ज्ञान के मामले में भारत का किसान दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। हम उसको क्या मानकर चल रहे? ये कृषि भवन में बैठे बाबू ज्यादा समझदार है क्या? वो हवा देख के बता देता था कि पानी बरसेगा, बादल देख के बता देता था। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे अपने जीवन में, लाठी ठक ठक करके चलते थे, जहां लाठी पे कुछ साउंड उनको अलग सी आती थी, कहते थे यहां खोदो यहां पानी है। इसलिए अंग्रेजों ने लिखा था। जी, उनकी बात मैं ही नहीं कहता अंग्रेज सब अच्छा कर गए या सब खराब कर गए, कुछ ठीक कर गए कुछ खराब कर गए, लेकिन मूल विषय वो था कि वो भारत की आत्मा से जेल नहीं करते थे। इसलिए हमने लड़ाई लड़ी और उनको विदा किया। हमने अपना शासन लाए। अपने शासन में ये परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। और फिर विनम्रता से कहूंगा, लोक और तंत्र में संघर्ष हो जाए
तो लोक को विजयी होना चाहिए। तंत्र पीछे हट जाएगा तो छोटा नहीं होगा। जो न मानियो ब्रह्म, हम मानते हैं, चलो किसानों ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। मनोज बाबू, एक भावुक अपील करके जाता हूं, क्या जो हम मानते हैं, चलो आलोक वर्मा के साथियों ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, और आप भी जिद पर, तो मैं अनुरोध करूंगा, तुलसीदास ने लिखा कि जो न मानियो ब्रह्म सर तो महिमा मिटे अपार। हनुमान जी चाहते तो नहीं बंधते इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र में, लेकिन उनको लगा कि ब्रह्मा जी की महिमा का प्रश्न है। जी, ये भारत के किसान के मान का सवाल है, उसकी आत्मा का सवाल है। अगर झुकने से कोई बात बनती है तो वो खूबसूरती होगी, आपके कद को बढ़ाएगी, भारत के मान को बढ़ाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौजूदा वक्त की तस्वीरें जो किसानों की तरफ से आ रही है, किसानों का दर्द जो बयां कर रही हैं, वो परेशान कर रही हैं, डरा रही हैं, लेकिन किसान इस डर के आगे अपनी जीत देख रहा है। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए 9 टीवी के साथ।